नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में हम भारत के भूगोल को कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप हमारे साथ तो आपको यकीन आएगा। आज के इस वीडियो का जो कंटेंट है वो ना तो आपको पहले कहीं और मिला होगा, और अगर कॉपी नहीं किया जाता है आज के इस वीडियो को तो और कहीं मिलेगा भी नहीं। बहुत ही सुव्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हम लेकर आए हैं, जिसमें आप भारत का पर्वतीय विस्तार, भारत की नदियाँ, भारत की झीलें, भारत की पर्वत चोटियाँ, भारत के वन और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो भारत के भूगोल से जुड़े हुए हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में बनते हैं और सभी हाई क्वालिटी के कंटेंट हम लेकर आपके लिए आते हैं। अगर आपने लेखपाल का एग्जाम दिया है और हमारे वीडियोस देखे हैं तो आप सभी को पता है कि कितना एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमारा होता है। तो उसी सोच के साथ आज की ये क्लास है। रही बात आज के इस वीडियो की पीडीएफ की, तो लोअर पीसीएस बैच में, पीसीएस प्री बैच में, पीईटी 2026 के बैच में और एआरओ आरओ के बैच में उपलब्ध करवा दी जाएगी। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करें और आपको पूरा कंटेंट विधिवत तरीके से मिलता रहेगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो अभी हम भारत का भूगोल कंप्लीट करने वाले हैं और शुरुआत हम करेंगे हिमालय पर्वतमाला से, वर्गीकरण एवं चोटियों से। देखिए, जब वीडियो आप देखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर वीडियो हाइप करने का एक ऑप्शन होता है। तो कृपया आप सभी लोग वीडियो हाइप पर ज़रूर क्लिक किया करिए और हमारा सहयोग करिए। आपके लिए काफ़ी मेहनत लगती है इतना सुव्यवस्थित कंटेंट लाने में। तो वीडियो हाइप ज़रूर करिएगा और कमेंट और लाइक तो कर ही लिया करिए। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसका निर्माण यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेटों के अभिसरण यानी कि टक्कर से हुआ है। इन प्लेटों के टकराने से पहले यहाँ टेथिस सागर नामक भूसन्नति मौजूद थी। हिमालय का उत्थान टर्शियरी काल में हुआ और यह अभी भी ऊपर उठ रहा है, युवा पर्वत है। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर 4 भागों में है। एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद महान, और तीसरा है मध्य या लघु हिमालय, और चौथा है शिवालिक। तो टेबल पर हिमालय से इसको हम याद करते हैं। आयु के आधार पर ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है और शिवालिक सबसे नवीनतम श्रेणी है। हिमालय के दोनों सिरों पर सिंटैक्सियल बैंड हेपेरियन मोड़ पाए जाते हैं, पश्चिम में नंगा पर्वत के पास और पूर्व में नामचा बरवा के पास में। ट्रांस हिमालय की बात करें तो ये टेथिस हिमालय का निर्माण हिमालय से भी पहले हुआ था। इसमें मुख्य रूप से काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणियाँ आती हैं। जो ट्रांस हिमालय है इसमें बहुत ही ऊंची पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, जिसमें काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है और कैलाश है। ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा माना जाता है जहां वनस्पति का अभाव रहता है, क्योंकि ये कोल्ड डिजर्ट की तरह है। भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये केटू है, गार्डविन आस्टिन 8611 मीटर। ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में स्थित है, लेकिन यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में आती है। काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। प्रमुख ग्लेशियर हैं यहाँ पर सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरो और हिस्पर। लद्दाख की श्रेणी सबसे ऊंची चोटी माउंट राकापोशी है, जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी मानी जाती है। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय में लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य होकर बहती है। ये लद्दाख श्रेणी को बुंजी नामक स्थान पर काटकर 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण करती है। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करने वाले भ्रंश रेखा को इंडो ट्रांसगुम्पो सुचर जोन कहते हैं। महान हिमालय को हिमाद्री या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। इसका क्रोड, ग्रेनाइट और नीस का बना है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा, बरवा, तिब्बत, अरुणाचल तक एक चाप के आकार में विस्तृत है, यानी कि आर्क के आकार में। विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागरमाथा और तिब्बत में चोमोलुंगमा पर्वतों की रानी कहते हैं। यह महालंगूर हिमालय उप श्रेणी का हिस्सा है।
नेपाल की अन्य प्रमुख चोटियों में मकालू है 8481 मीटर, धौलागिरी है 81 से 67 मीटर और अन्नपूर्णा है 8091 मीटर और मानसलू है। भारत में स्थित निर्विवाद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो 8598 मीटर ऊंची है, जो सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है। इसे बर्फ के 5 खजाने कहा जाता है। ये भारत का पहला मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी जो 7816 मीटर है, जो पूर्णतः भारत में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कामेत और त्रिशूल पर्वत भी उत्तराखंड में है। महान हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करता है। मध्य हिमालय को पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत नेपाल श्रेणियों में बांटा गया है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी और प्रमुख श्रेणी है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। कश्मीर घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यहाँ करेबा मिट्टी पाई जाती है जो केसर, सैफरॉन और बादाम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेबा एक हिमनदीय चिकनी मिट्टी है और अन्य पदार्थों का हिमोड़ पर मोटा निक्षेप है जो झीलों के सूखने से बना है। कुल्लू घाटी हिमाचल में स्थित है जो महान हिमालय और धौलाधर श्रेणी के बीच में स्थित है। शिमला, डलहौजी, धर्मशाला इसी श्रेणी पर है। मध्य हिमालय के ढलानों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयार कहा जाता है। मध्य हिमालय और शिवालिक को मेन बाउंड्री फॉल्ट अलग करता है। वहीं शिवालिक को उत्तर भारत के मैदानों से हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट अलग करता है। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है। इसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत में डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियाँ शिवालिक का ही हिस्सा हैं। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच की अनुदैर्घ्य घाटियों को पश्चिम में दून जैसे देहरादून, कोटली दून, और पूर्व में द्वार कहते हैं जैसे हरिद्वार। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण की अगर बात करें सिडनी बुराड़ द्वारा नदियों के आधार पर, तो पंजाब कश्मीर हिमालय को सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का भाग लंबाई 560 किलोमीटर है। इसे पंजाब हिमालय कहा जाता है जो कश्मीर में है। कुमायूं हिमालय की अगर बात करें तो सतलज और काली नदी के बीच का भाग है उत्तराखंड में। लंबाई इसकी 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री यहीं पर है। नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच सबसे लंबा 800 किलोमीटर लंबा एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा इसी में है। असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता नदी और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का भाग लंबाई 720 किलोमीटर नामचा बरवा इसी में है। हिमालय के प्रमुख दर्रों की बात करें तो जम्मू के दर्रे की जो ट्रिक है वो है बाबू जो पीर, बा से बनिहाल, बू से बुर्जिल और जो से जोजिला और पीर से पीर पंजाल। तो ये जो ट्रिक है जम्मू कश्मीर के दर्रों की। जम्मू के बाबू जो पीर, बाबू में बा जो है वो बनिहाल दर्रा, बू जो है वो बुर्जिल दर्रा और जो है वो जोजिला दर्रा, और पीर का अर्थ है यहाँ पर पीर पंजाल। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है 5540 मीटर। ये चीन के सिनजियांग को जोड़ता है। यहाँ से प्राचीन रेशम मार्ग गुजरता था। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। ये जास्कर श्रेणी में है। NH1 इसी से गुजरता है। बनिहाल दर्रा जो पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में है। जम्मू को ये श्रीनगर से जोड़ता है। जवाहर सुरंग 1956 और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग चेनानी नासरी इसी दर्रे के पास स्थित है जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है। बुर्जिल दर्रा की बात करें तो ये भी पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को गिलगित पियोकी से जोड़ता है। यह शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। पीर पंजाल दर्रा भी जम्मू कश्मीर में ही है जहाँ से मुगल रोड निकलती है। हिमाचल के दर्रे की बात करें तो रोहतांग बड़ा सिपकिला है। तो ये इसकी ट्रिक है। हिमाचल के दर्रों की ट्रिक क्या है? रोहतांग बड़ा सिपकिला है। रोहतांग, बाड़ा लाचा और सिपकिला। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। सतलज नदी इसी दर्रे से एक गार्ज बनाकर भारत में प्रवेश करती है।
रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। यहाँ अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर और आकार घोड़े की नाल जैसी स्थित है। बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मंडी मनाली को लेह से जोड़ता है। चिनाब नदी चंद्र और भागा का उद्गम इसी के पास से होता है। उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो नीति माना और लिपुलेख ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर भारत और नेपाल के बीच हाल ही में सीमा विवाद रहा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। नाथुला और जेलेपा जो दर्रे हैं ये सिक्किम में स्थित हैं। सिक्किम को तिब्बत चुंबी घाटी से जोड़ते हैं। नाथुला 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद बंद हुआ और व्यापार के लिए 2006 में पुनः खुला। जिलेपाला से तिस्ता नदी की एक सहायक नदी का उद्गम होता है। बोमडिला और यांगपा दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। तवांग घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग बोमडिला से है। यांगपा दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग भारत में प्रवेश करती है। दिफू दर्रा भी अरुणाचल में भारत, चीन, म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है। तुजू दर्रा ये मणिपुर में है। इम्फाल को म्यांमार तामू शहर से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे हिमालय से निकलने वाली नदियों की, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। इंडस रिवर सिस्टम। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से होता है, जिसे शेर का मुख भी कहते हैं। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। शोक नदी, जिसे मृत्यु की नदी कहते हैं, काराकोरम से निकलकर सिंधु में मिलती है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख के दमचोक से प्रवेश करती है और चिल्लास दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर है। सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख 5 सहायक नदियां पंचनद हैं। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज ये सभी पाकिस्तान के मीठनकोट में सिंधु से मिलती हैं। झेलम प्राचीन नाम इसका बितस्ता था। उद्गम कश्मीर के बेरीनाग से होता है, जिसका नाम शेषनाग झील है। श्रीनगर इसी के तट पर है। यह बूलर झील से होकर बहती है। किशन गंगा पाकिस्तान में नीलम के नाम से जानी जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस पर तुलबुल और उरी परियोजनाएं हैं। चिनाब, जिसको अस्किनी कहते हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उद्गम हिमाचल के बाड़ा लाचा दर्रे के पास चंद्र और भागा नदियों के रूप में होता है। प्रमुख बांध परियोजनाएं इस पर सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती और रैटल हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। रावी, परुष्णी या इरावती इसका पौराणिक नाम है। उद्गम हिमाचल के रोहतांग दर्रे के पास से होता है। यह चंबा घाटी से बहती है। इस पर थीन बांध, रणजीत सागर बांध पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर और चमेरा बांध है। ब्यास या बिपाशा नदी। उद्गम ब्यास कुंड रोहतांग दर्रे से होता है। यह एकमात्र पंचनद नदी है जो पूरी तरह से भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। हरिके पंजाब में सतलज से ये मिल जाती है। यहीं हरिके बैराज बना है और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है, जो राजस्थान को सींचती है। पोंग बांध इसी नदी पर है। सतलज यानी कि सतुद्री नदी उद्गम तिब्बत के राकसताल यानी कि राक्षसताल से होता है। यह सिपी किला दर्रे से भारत हिमाचल में प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नागल, भारत की सबसे बड़ी गुरुत्वी बांध और नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाक राष्ट्रपति अयूब खान के बीच कराची में हस्ताक्षर। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% जल पाकिस्तान को और 20% भारत को। पूर्वी नदियां रावी, व्यास, सतलज का 100% जल व्यवहारिक रूप से भारत को मिलता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंधु जल समझौता भारत ने मानने से इनकार कर दिया है। बात करते हैं गंगा नदी तंत्र की। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हिमनद गोमुख से भागीरथी के रूप में होता है। भागीरथी और भिलंगना
के संगम पर टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित है। पंचप्रयाग ट्रिक याद करने की है। विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्र, देव सभी में अलकनंदा कॉमन है। अलकनंदा संतोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर जहाँ मिलती है वहाँ विष्णु प्रयाग है। जहाँ पर अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है वहाँ पर नंद प्रयाग है। और जहाँ पर अलकनंदा और पिंडर मिलती है वहाँ पर कर्ण प्रयाग है। और जहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं रुद्रप्रयाग है। मंदाकिनी केदारनाथ से आती है। देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं और यहीं से ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। सर्वाधिक लंबाई यूपी में लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक है और यह यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। उत्तराखंड में इसकी लंबाई न्यूनतम है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। हरिद्वार में ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज के बाद 2 धाराओं में बंट जाती है। हुगली दक्षिण की ओर कोलकाता से होते हुए और भागीरथी पद्मा बांग्लादेश की ओर। यमुना की बात करें तो ये गंगा की सबसे लंबी 1376 किलोमीटर लंबी और दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से या बंदरपुंछ चोटी से होता है। प्रयागराज में ये गंगा से संगम करती है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस नदी है जो देहरादून के पास कालसी में मिलती है। यमुना की दाहिनी सहायक नदियाँ मालवा पठार से आने वाली चंबल, सिंध, बेतवा और केन है और इसको याद करने की ट्रिक है CSB। रामगंगा गंगा में बाईं ओर से उत्तर दिशा से मिलने वाली पहली बड़ी सहायक नदी है और ये कन्नौज के पास गंगा में मिलती है। यह जिम कार्बेट अब रामगंगा नेशनल पार्क से होकर बहती है और कन्नौज के पास आकर गंगा में मिलती है। गोमती नदी की बात करें तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान फुलहर झील, गोमत ताल, पीलीभीत से होता है। लखनऊ, सीतापुर और जौनपुर इसके तट पर है। गाजीपुर, कैथी में यह गंगा से मिलती है। घाघरा, सरयू, करनाली उद्गम मापचांचुंगो ग्लेशियर तिब्बत से होता है। जल आयतन के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अयोध्या सरयू घाघरा की शाखा के तट पर है। यह छपरा बिहार में गंगा से मिलती है। गंडक नदी या नारायणी या सालीग्रामी नदी नेपाल से निकलती है। हाजीपुर सोनपुर में गंगा से मिलती है। त्रिवेणी नहर बिहार को इसी नदी से पानी मिलता है। कोसी या सप्तकोसी नेपाल के गोसाई थान से निकलती है। मुख्य धारा अरुण नदी है। इसकी अपने साथ भारी अवसाद लाने और मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। भागलपुर कुर्सेला में गंगा से ये मिलती है। महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और भारत में गंगा में बाईं ओर से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। सोन या स्वर्ण नदी अमरकंटक पठार से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए पटना दानापुर के पास गंगा के दाहिने तट पर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी रिहंद है जिस पर उत्तर प्रदेश सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील स्थित है। वाण सागर परियोजना सोन नदी पर है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। उद्गम इसका होता है तिब्बत के चेमायुंगडुंग हिमनद से जिसको आंगसी ग्लेशियर भी कहते हैं और ये मानसरोवर के पास स्थित है। इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और भारत में ये 916 किलोमीटर बहती है। इसे तिब्बत में सांगपो या प्यूरीफायर कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ये नामचा बरवा पर्वत के पास यू टर्न लेकर यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। प्रमुख दाहिनी सहायक नदियों में इसके सुबनसिरी सबसे बड़ी है, कामेंग है, मानस है, संगोश है और तीस्ता है। प्रमुख बाईं सहायक नदियों में दिहांग है, लोहित है जिसको खूनी नदी कहते हैं, धनसिरी है और कोपिली है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इसे असम का सांस्कृतिक राजधानी और कार्बन न्यूट्रल जिला भी घोषित किया गया है। यहाँ सत्रिया नृत्य का प्रभाव है। बांग्लादेश में पद्मा को जो गंगा है उसे पद्मा कहते हैं और जमुना
ब्रह्मपुत्र के संगम के बाद संयुक्त धारा पद्मा कहलाती है। जब पद्मा में बराक मेघना नदी मिलती है तो यह मेघना के नाम से सुंदरवन डेल्टा विश्व के सबसे बड़े डेल्टा और तेजी से बढ़ने वाले डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बात करते हैं मध्य भारत में स्थित पर्वत, उनकी चोटियां एवं दर्रों की। अरावली पर्वत ये भारत और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत बलित पर्वत श्रृंखला है, जो अब अत्यधिक अपरदन के कारण अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण बन गई है। अरावली का विस्तार गुजरात पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली मजनू का टीला रायसीना हिल्स, यहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है, तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा था। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। जैनियों का प्रसिद्ध संगमरमर से बना दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू पर ही स्थित है। अरावली पर्वत पश्चिमी मरुस्थल थार को पूरब की ओर बढ़ने से रोकता है। बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। ये उत्तर भारत गंगा में बेसिन और दक्षिण भारत प्रायद्वीपीय बेसिन के बीच मुख्य जल विभाजक का कार्य करता है। यह एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। विंध्य श्रेणी का विस्तार गुजरात जोबट से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, भारनेर, कैमूर होते हुए बिहार, सासाराम, पारसनाथ तक है। विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर कालूमार चोटी जो कहलाती है 752 मीटर ऊंची है। ये दामोह एमपी में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत की बात करें तो ये नर्मदा उत्तर और ताप्ती दक्षिण नदियों की भ्रंश घाटियों के बीच स्थित एक ब्लॉक पर्वत है, जिसे हास्ट भी कहते हैं। इसके निर्माण में बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों का योगदान है। सतपुड़ा को पश्चिम से पूर्व 3 भागों में बांटते हैं। राजपीपला जो गुजरात से एमपी तक है, महादेव एमपी में है और मैकाल एमपी छत्तीसगढ़ में है। सतपुड़ा और मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो 1350 मीटर ऊंची है, जो पंचमढ़ी महादेव पहाड़ी में स्थित है। पंचमढ़ी एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे सतपुड़ा की रानी कहते हैं। मैकाल श्रेणी की अगर बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई 1036 मीटर है। यहाँ से नर्मदा पश्चिम की ओर, सोन उत्तर की ओर और जोहिला नदियाँ अलग अलग दिशाओं में निकलती हैं। ये अरीप अपवाह तंत्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। अजंता श्रेणी की अगर बात करें तो ये श्रेणी पूर्णतः केवल एक राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है। अजंता एलोरा की गुफाएं यूनेस्को स्थल घोषित हैं और ये यहीं पर स्थित हैं। सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाघाट श्रेणियां भी महाराष्ट्र में हैं। गिर और गिरनार की पहाड़ियां गुजरात के सौराष्ट्र कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। गिर वन एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। गर्जत की पहाड़ियों की बात करें तो ये ओडिशा में स्थित है। यहाँ की गोंड जैसी जनजातियाँ इन्हें पवित्र मानती हैं। यहाँ मलयगिरी और मेघसानी प्रमुख चोटियाँ हैं। अब हम बात करते हैं मध्य भारत के कुछ प्रमुख दर्रों की। सबसे पहला है हल्दी घाटी दर्रा। ये राजस्थान में अरावली श्रेणी में राजसमंद और पाली जिलों के बीच स्थित है। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच ऐतिहासिक युद्ध यहीं हुआ था। गोरान घाट राजस्थान में अरावली में गुरु शिखर और माउंट आबू को अलग करता है। यह उदयपुर को सिरोही और जालोर से जोड़ता है। असीरगढ़ दर्रा सतपुड़ा श्रेणी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसे दक्कन का दरवाजा भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण जाने का यह प्रमुख ऐतिहासिक मार्ग था। बुरहानपुर दर्रा मध्य प्रदेश में भूसावल महाराष्ट्र और बुरहानपुर एमपी के बीच में स्थित है। ताप्ती नदी घाटी इसी के समीप है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की। पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है और माही है। इनकी ट्रिक है समानता। सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो समानता से आप याद कर सकते हैं पश्चिमी की ओर बहने वाली नदियां जो अरब सागर की खंपात खाड़ी के आसपास गिरती हैं। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और माही। ये नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, बल्कि ज्वारनद मुख यानी कि एस्चुअरी बनाती हैं, क्योंकि भ्रंश घाटी से बहने और तीव्र ढाल के कारण इनके पास डेल्टा बनाने के लिए पर्याप्त अवसाद नहीं होता है। नर्मदा की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर लंबी है। यह प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है।
उद्गम इसका अमरकंटक पर्वत है जो मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो इस नदी पर इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर जो कि गुजरात में स्थित है, जिसके विरोध में नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था। नर्मदा नदी बिंद उत्तर और सतपुड़ा दक्षिण पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर भेड़ाघाट के पास नर्मदा नदी सफेद संगमरमर की चट्टानों पर धुआंधार जलप्रपात तथा अमरकंटक के पास कपिलधारा व दुग्धधारा प्रपात बनाती है। तो नर्मदा नदी जो है इस पर धुआंधार जलप्रपात है और अमरकंटक के पास कपिलधारा व दुग्धधारा प्रपात भी बनाती है। ताप्ती या तापी नदी, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले मूलताई से यह सतपुड़ा उत्तर और अजंता दक्षिण पर्वतों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। इसे नर्मदा की जुड़वा या दासी भी कहा जाता है। गुजरात में इस पर उकाई और काकरा पार जल विद्युत परियोजनाएं स्थित हैं। सूरत शहर हीरा और कपड़ा व्यापार केंद्र ताप्ती नदी के मुहाने पर ही बसा है। माही नदी उद्गम विंध्याचल श्रेणी से होता है, धार एमपी से। यह भारत की और विश्व की उन चुनिंदा नदियों में से है जो कर्क रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार में काटती है। तो माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है भारत की जो कर्क रेखा को 2 बार उल्टे यू आकार में काटती है। इस पर बजाज सागर बांध राजस्थान और काडना बांध गुजरात में स्थित है। साबरमती की बात करें तो इसका उद्गम अरावली श्रेणी उदयपुर राजस्थान ढेबर झील के पास से होता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर और गांधीनगर गुजरात की राजधानी इस नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी की बात करें तो उद्गम इसका अजमेर राजस्थान के पास अरावली नाग पहाड़ी से होता है और पुष्कर झील इसी के समीप में है। यह नदी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है और कच्छ के रण यानी कि गुजरात के दलदल में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे अंतःस्थलीय इनलैंड नदी या लवण नदी कहते हैं। बालूतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, फिर खारा हो जाता है। चंबल या चर्मडवती उद्गम एमपी के महू जाना पाव पहाड़ी से होता है। यह नदी अवनालिका अपर्दन और चंबल के बीहड़ बनाने के लिए कुख्यात है और इसको डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। यह राजस्थान और एमपी की सीमा बनाती है। इटावा के पास यमुना में मिलती है। घड़ियाल संरक्षण के लिए जो स्थान प्रसिद्ध है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों की बात करें तो बनास है, अरावली से आती है। एकमात्र नदी जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है। छिप्रा है, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर इसी पर है। काली सिंध और पार्वती। चंबल पर बांध बनाए गए हैं। एक तो है गांधी सागर जो एमपी में है, फिर दूसरा है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर जो राजस्थान कोटा में स्थित है। बात करते हैं बेतवा या बेत्रवती की। बिंद श्रेणी रायसेन एमपी से निकलती है। इसे प्रदूषण के उच्च स्तर के कारण मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर सांची, बौद्ध स्तूप और ओरछा राम राजा मंदिर इसके तट पर है। इस पर माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट बांध बने हैं। हमीरपुर में ये यमुना में मिलती है। केन नदी की बात करें जिसको कर्णावती भी कहते हैं, कैमूर पहाड़ी से निकलती है। बांदा यूपी में यमुना से मिलती है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। इसके कारण मध्य प्रदेश का पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ हिस्सा डूब क्षेत्र में आएगा। बात करते हैं दक्षिण भारत के पर्वत, शिखर एवं दर्रों की। शुरुआत करेंगे पश्चिमी घाट से। इसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। यह वास्तविक वलित पर्वत नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार के अरब सागर में अवतलन से बना एक भ्रंश कगार है। पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 1600 किलोमीटर लंबा है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व के 8 सबसे हॉटेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है। 2012 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। गाडगिल समिति इसी के संरक्षण से संबंधित है। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कल सुबाई है जो 1646 मीटर है, जबकि दूसरी प्रमुख ऊंची चोटी महाबलेश्वर है जो 1438 मीटर है, जहां से कृष्णा नदी निकलती है। मध्य सह्याद्री जो है कर्नाटक में पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों में कुद्रेमुख है जो 1892 मीटर है। घोड़े के मुख के आकार की है।
लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, और ब्रह्मगिरी है जो पुष्पगिरी के नाम से भी जानी जाती है। यहीं पर बाबा बुदनगिरी की पहाड़ियां हैं, जहां भारत में सबसे पहले कॉफी के पौधे लगाए गए थे। बात करते हैं पूर्वी घाट की। ये पश्चिमी घाट की तरह सतत नहीं है, बल्कि अत्यधिक कटाछटा और पुराना पर्वत है, क्योंकि महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों ने इसे काटकर डेल्टा बना दिया है। यह मुख्य रूप से चार्नोकाइट और खोंडालाइट चट्टानों से बना है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च जो चोटी है वो है जिंदगढ़ा, जो 1690 मीटर है। अराकू वैली आंध्र प्रदेश में स्थित है। पुरानी किताबों में विशाखापट्टनम चोटी को माना जाता था। दूसरी प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है, जो 1501 मीटर ऊंची है, जो ओडिशा में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करें तो यह वह पर्वतीय ग्रंथि है जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है। ये 2637 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ऊटी स्थित है, जिसको उदग मंडलम भी कहा जाता है। यहाँ टोडा जनजाति पाई जाती है, जो भैंस पालने और अपनी बहुपति विवाह प्रथा के लिए जानी जाती है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीलगिरी के दक्षिण में पालघाट गैप के बाद स्थित हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम अनाई मुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अनाई मुड़ी का अर्थ है हाथी का माथा। अनाई मुड़ी न केवल पश्चिमी घाट बल्कि संपूर्ण दक्षिण भारत और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। केरल के इडुक्की जिले में एराविकुलम नेशनल पार्क में यह स्थित है। यह 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। दक्षिण में इलायची पहाड़ियां हैं, उत्तर में अनाईमलाई पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई, और उत्तर पूर्व में पालनी पहाड़ियां हैं। इलायची पहाड़ियों की बात करें तो अन्नामलाई के दक्षिण में भारत की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रेणी है। यह केरल और तमिलनाडु की सीमा पर और मसालों, इलायची, काली मिर्च के लिए प्रसिद्ध है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अगस्तमलाई स्थानीय रूप से है। पालनी की पहाड़ियों की बात करें तो मुख्य रूप से तमिलनाडु में स्थित है। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल, जिसे हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहते हैं, यहीं पर स्थित है। ठीक है, तो हिल स्टेशनों की राजकुमारी किसको कहते हैं? कोडाईकनाल को कहते हैं। सेवराय और जवादी की पहाड़ियां ये पूर्वी घाट का हिस्सा हैं और तमिलनाडु में स्थित हैं। सेवराय पहाड़ियां उल्कापिंड प्रभाव और मैग्नेटाइट लोहे के लिए जानी जाती हैं। प्रसिद्ध यरकौड हिल स्टेशन दक्षिण का ऊटी सेवराय पर है। नल्लामल्ला, पालकोंडा और बेलीकोंडा और एरामाला ये पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर इन्हीं पहाड़ियों शेषाचलम के पास स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रों के बारे में। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है, ऊंचा 580 मीटर है। यह मुंबई को नासिक और आगे कोलकाता हाईवे NH3 से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। यह मुंबई को पुणे और आगे चेन्नई से जोड़ता है। खांडला इसी के पास में है। पालघाट दर्रा केरल में नीलगिरी उत्तर और अन्नामलाई दक्षिण पहाड़ियों के बीच स्थित है और यह 30 किलोमीटर चौड़ा गैप है। यह कोची केरल को कोयम्बटूर तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाओं को तमिलनाडु के आंतरिक भागों में जाने का रास्ता देता है। सेनकोट्टा दर्रा केरल में इलायची और अगस्तमलाई पहाड़ियों के बीच में है। यह तिरुवनंतपुरम केरल को मदुरै तमिलनाडु से जोड़ता है। अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत की नदियां प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की, जहां से परीक्षा में प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से मौसमी होती हैं, यानी कि वर्षा पर निर्भर करती हैं, और हिमालयी नदियों की तुलना में ये बहुत पुरानी और प्रौढ़ अवस्था में है। इनका अपवाह तंत्र वृक्षाकार है और ये गहरी घाटियां बी शेप बनाती हैं। गोदावरी की बात करें तो ये 1465 किलोमीटर लंबी है। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके विशाल आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इस पर प्रसिद्ध पोलावरम सिंचाई परियोजना जायकवाड़ी महाराष्ट्र और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई तेलंगाना में स्थित है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से होता है। यहाँ कुंभ मेला लगता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियों में पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इन तीनों के संगम को प्राणहिता कहते हैं। यह सबसे बड़ी सहायक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहलाती है और मंजीरा दाएं से मिलने वाली प्रमुख सवरी और पूर्णा है।
राजमुंदरी एपी आंध्र प्रदेश के पास गोदावरी कई शाखाओं गौतमी वशिष्ठ में बंटकर अपना विशाल डेल्टा बनाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बात करते हैं कृष्णा। कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर लंबी है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और उद्गम इसका महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से होता है। इस पर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध बना है। अलमाटी कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियों में तुंगभद्रा है, जल आयतन में यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। भीमा है जो कि सबसे लंबी है। कोयना है, महाराष्ट्र की जीवन रेखा है। मूसी है, हैदराबाद शहर इसी के तट पर है। मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है और घाट प्रभा है। कृष्णा नदी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पास अपना डेल्टा बनाती है। कोलेरू झील मीठे पानी की गोदावरी और कृष्णा के डेल्टाओं के बीच स्थित है। तुंगभद्रा नदी तुंगा और भद्रा के मिलने से बनती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी इसी के तट पर थी। तुंगभद्रा की प्रमुख सहायक नदी हगरी या वेदवती है। कावेरी की बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसे पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं और कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पर कृष्णराज सागर बांध कर्नाटक और मेट्टूरू बांध तमिलनाडु में स्थित है। जल विवाद मुख्यतः इन्हीं दो राज्यों के बीच में है। कावेरी एकमात्र प्रायद्वीपीय नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, क्योंकि इसके ऊपरी बेसिन की दक्षिण पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून और निचले बेसिन को उत्तर पूर्व लौटते मानसून शीतकालीन दोनों से वर्षा प्राप्त होती है। कावेरी की सहायक नदियों में हेमावती, काबिनी, भवानी, अमरावती जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है और अर्कवती और सिमसा आती है। कावेरी नदी पर 3 पवित्र नदी द्वीप बनते हैं, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम जो जलप्रपात भी है और श्रीरंगम। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के पास यह डेल्टा बनाती है जिसे दक्षिण भारत का धान का कटोरा भी कहते हैं। किसको? तिरुचिरापल्ली को। अब बात करेंगे महानदी की। ये 851 किलोमीटर लंबी है। उद्गम इसका छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी दंडकारण्य मैकाल श्रेणी के पास से होता है। इसे पहले भारी विनाशक बाढ़ के कारण ओडिशा का शोक कहा जाता था। महानदी की सहायक नदियों में शिवनाथ है जो कि सबसे बड़ी है, हसदेव है, मांड है, ईब है, जोंक है, तेल है और ओंग है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध संबलपुर ओडिशा इसी नदी पर स्थित है। पेनार नदी उद्गम इसका कर्नाटक की नदी दुर्ग पहाड़ियों से। यह कृष्णा और कावेरी बेसिन के बीच आंध्र प्रदेश में बहती है। सोमाशिला बांध इसी पर है। वैगई नदी की बात करें तो इसका उद्गम तमिलनाडु के वरुषनाथ पहाड़ी से होता है। प्रसिद्ध मदुरै शहर मीनाक्षी मंदिर इसके तट पर है। ये रामनाथपुरम के पास पाक की खाड़ी में गिरती है। ताम्रपर्णी नदी ये भारत की सबसे दक्षिणी प्रमुख नदी है जो अगस्तमलाई पहाड़ी तमिलनाडु से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ये मोतियों की खेती के लिए जानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। ताम्रपाणी नदी। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पहाड़ रांची झारखंड से निकलती है। जमशेदपुर टाटानगर इसी के तट पर है। अत्यधिक औद्योगिक प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। ब्राह्मणी नदी की बात करें तो कोयल और शंख नदियों के राउरकेला उड़ीसा में मिलने से बनती है। यह भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र मगरमच्छों के लिए जो प्रसिद्ध है से होकर बहती है। दामोदर नदी की बात करें तो यह भी छोटा नागपुर पठार पलामू के खमारपथ हिल से निकलती है और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। यह भ्रंश घाटी में बहती है और हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर वैली कॉरपोरेशन 1948 में स्थापित होता है और टेनिस घाटी परियोजना पर यह आधारित है। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना इसी पर स्थित है। तो ये आपका नदियों का जो खंड था दक्षिण भारत की वो समाप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में जिसका नाम है पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर के पर्वत, नदियां एवं अन्य तथ्य। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल कहा जाता है। यह हिमालय का ही दक्षिणी मोड़ है जो म्यांमार में आराकान योमा के रूप में आगे बढ़ता है। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की प्राकृतिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में म्यांमार सीमा पर हैं। पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी माउंट सारामती जो 3826 मीटर है यहीं पर स्थित है। मीजो लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में स्थित हैं।
इसकी सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी कहते हैं। गोरो खासी जयंतियां पहाड़ियां मेघालय में स्थित हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह हिमालय का भाग नहीं है, बल्कि प्रायद्वीपीय पठार दक्कन के पठार का ही अलग हुआ विस्तार है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम और चेरापूंजी मेघालय की खासी पहाड़ी के दक्षिणी ढाल पर स्थित है। यहाँ की कीपाकार आकृति बंगाल की खाड़ी के मानसून को रोककर भारी वर्षा कराती है। मेघालय पठार या शिलांग पठार की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक है, जो 1412 मीटर ऊंची है, जो गारो पहाड़ी पर स्थित है। यह एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ असम में काजीरंगा के पास स्थित हैं। ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। डफला, मीरी, अबोर, मिसमी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय का विस्तार है। पश्चिम से पूर्व क्रम है इनका, और इन्हीं के नाम पर यहाँ की स्थानीय जनजातियों के नाम है। बराक नदी की बात करें तो ये मणिपुर की नागा पहाड़ियों माउंट जापोबो से निकलती हैं। इसे असम में सुरमा नदी और बांग्लादेश में मेघना कहते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 6 लखीमपुर से भंगा इसी पर है। लखीपुर से, लखीमपुर नहीं, लखीपुर से भंगा इसी पर है। तिपाई मुख बांध प्रस्तावित इसी पर है। तीस्ता नदी की बात करें तो सिक्किम के चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है, जो 5330 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह निकलती है। यह दार्जिलिंग होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, जिसे ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। आप सभी इससे परिचित हैं। 1787 के भयंकर बाढ़ भूकंप से पहले यह गंगा की सहायक थी। भारत बांग्लादेश में इसके जल को लेकर विवाद है। लोहित नदी इसके लाल अवसादों लेटेराइट मिट्टी के कारण खूनी नदी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हजारिका ढोला से सादिया, जो 9.15 किलोमीटर लंबा है, इसी पर असम और अरुणाचल के बीच बना है। सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है। इसे गोल्ड रिवर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सोने के कण मिलते थे। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मानस नदी भूटान की सबसे बड़ी नदी है, जो असम में जोगी घोपा के पास ब्रह्मपुत्र से मिलती है। प्रसिद्ध मानस नेशनल पार्क, टाइगर और गैंडा रिजर्व इसी के तट पर है। सांकोस नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम एवं पश्चिम बंगाल की प्राकृतिक सीमा बनाती है। माजुली द्वीप की बात करें तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है। यह असम का एक स्वतंत्र जिला भी है। लोकटक झील की बात करें तो मणिपुर में स्थित पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। लोकटक झील में तैरते हुए अपघटित वनस्पति और मिट्टी के गोल द्वीपों को फुमड़ी कहते हैं। केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान इसी झील में है। संगाई हिरण मणिपुर का राज्य पशु है, अति संकटग्रस्त है, जो दुनिया में केवल केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के फुमंडी पर ही पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत सिलीगुड़ी कॉरिडोर के माध्यम से शेष भारत से जुड़ा हुआ है। इसे भू राजनीतिक दृष्टि से चिकन नेक कहा जाता है, जिसकी सबसे सकरी चौड़ाई मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है भारत के समुद्री तटों का वर्गीकरण एवं उनके नोट्स। बात करते हैं भारत की नई कुल तटरेखा की। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया और राष्ट्रीय जल विज्ञान कार्यालय के नवीनतम सटीक मापन के अनुसार भारत की कुल तटरेखा 11,098.8 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की जो तटरेखा है वो 7870.51 किलोमीटर है, और द्वीपीय क्षेत्र की जो तटरेखा है वो 3228.30 है। अगर पुरानी तटरेखा की बात करें तो कुल तटरेखा थी 7516.6 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की उसमें थी 6100 किलोमीटर मानी जाती थी। भारत के 9 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाले शीर्ष राज्य गुजरात है, जिसकी तटरेखा लंबाई 2340.62 किलोमीटर है, जो पहले 1214 किलोमीटर हुआ करती थी। तमिलनाडु की लंबाई है 1068.69
किलोमीटर। इसने आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश की कुल लंबाई 1053.07 किलोमीटर है। कितनी है आंध्र प्रदेश की? 1053.07 किलोमीटर, और वह ये तीसरे स्थान पर है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटरेखा की लंबाई 193.95 है। बात करेंगे पश्चिमी तट मैदान के। काठियावाड़ तट या गुजरात तट, कच्छ की खाड़ी से खंबात की खाड़ी तक के इलाके को क्या कहते हैं? गुजरात तट कहते हैं या काठियावाड़ तट कहते हैं। यह नमक, कांडला, दीनदयाल पोर्ट, ज्वारीय बंदरगाह और मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कांडला पोर्ट है जो कि ज्वारीय बंदरगाह है। कोंकण तट किसे कहते हैं? दमन या ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर गोवा तक का तट को कोंकण तट कहते हैं या महाराष्ट्र तट कहते हैं। यह अत्यधिक कटाछटा है जो मुंबई जैसे प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श है। कन्नड़ तट की बात करें तो गोवा से लेकर मंगलुरु कर्नाटक तक ये फैला है। यहाँ से लौह अयस्क कुद्रेमुखी खान से का न्यू मैंगलोर पोर्ट द्वारा निर्यात होता है। शरावती नदी इसी तट पर गिरती है। मालाबार तट की बात करें तो मंगलुरु से कन्याकुमारी केरल तट भी कहलाता ही है। यह गर्म मसालों, नारियल, रबर और मोनोजाइट बालू जिसमें रेडियोधर्मी थोरियम मिलता है के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मालाबार तट की बात करें तो ये बैक वाटर या लैगून झीलें पाई जाती हैं। तो कहाँ पर है ये? मालाबार तट पर बैक वाटर और लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय मलयालम भाषा में कयाल कहते हैं। जैसे बेम्बनाड, अष्टमुडी। बेम्बनाड में प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ बलकमल्ली होती है। तो मालाबार तट की कहाँ से कहाँ तक है? मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी केरल तट कहलाता है। जो पूर्वी तटीय मैदान की बात करें तो पूर्वीय तट नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के बड़े डेल्टाओं से बना है, इसलिए यह पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। यह समुद्री जल स्तर गिरने से बना उन्मजित तट का उदाहरण है। कोरोमंडल तट कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के डेल्टा, पुलिकट झील मुख्यतः आंध्र प्रदेश का दक्षिणी भाग और तमिलनाडु तक विस्तृत है। चेन्नई बंदरगाह इसी पर है। कोरोमंडल तट की बात करें तो ये अद्वितीय विशेषता यह है कि इसे ग्रीष्मकालीन दक्षिण पश्चिमी मानसून से बारिश नहीं होती है, बल्कि उत्तर पूर्वी मानसून यानी कि लौटते मानसून से सर्दियों नवंबर-दिसंबर में भारी वर्षा प्राप्त होती है। उत्तरी सरकार तट की बात करें तो कृष्णा डेल्टा से लेकर महानदी डेल्टा तक मुख्यतः आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तक का ये तटीय भाग है। विशाखापट्टनम बंदरगाह डाल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। उत्कल तट की बात करें तो महानदी डेल्टा से सुवर्ण रेखा नदी तक मुख्यतः उत्तरी ओडिशा तट, यहाँ भीतरकनिका, मैंग्रोव और गहिरमाथा बीच यहीं पर है, जहाँ ओलिव रीडल कछुए सामूहिक अंडे देने के लिए आते हैं। दीघा तट या बोंगा तट ये पश्चिम बंगाल का तटीय भाग है। भारत का प्रादेशिक जल तटीय बेसलाइन से 12 समुद्री मील तक है और एक समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। यहाँ भारत को संपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। भारत का संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल माइल तक है, यानी कि समुद्री मील तक है सीमा शुल्क आदि के लिए, और अनन्य आर्थिक क्षेत्र बेस लाइन से 200 समुद्री मील तक है। यहाँ भारत संसाधनों तेल, गैस, मछली का दोहन और वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। पाक जल संधि की बात करें, जिसको पाक स्टेट भी कहते हैं, भारत, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित है। ये मन्नार की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व है, को बंगाल की खाड़ी पाक की खाड़ी से जोड़ती है। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप मिनिकॉय द्वीप को स्वतंत्र देश मालदीव से अलग करता है। ट्रिक है मामी, मालदीव्स, मिनिकॉय 8 डिग्री। 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप के मुख्य द्वीप समूह कवरत्ती को मिनिकॉय से अलग करता है। तो किससे अलग करता है? मिनिकॉय से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये अंडमान सागर में स्थित है और अंडमान, लिटिल अंडमान को निकोबार यानी कि कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। डंकन की पास की बात करें तो ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है।
राजधानी पोर्ट ब्लेयर और दक्षिण अंडमान में ही स्थित है। अब बात करते हैं भारत के जंगलों की। भारत में मौसम और बारिश के हिसाब से जंगलों को 5 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जगह लगभग 42% पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी ऐसे पेड़ जो साल में एक बार अपने पत्ते गिराते हैं पाए जाते हैं। शुरुआत करते हैं सदाबहार जंगल से, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। ये कहाँ उगते हैं? ये वहाँ उगते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और साल भर 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा तेज बारिश होती है। भारत में कहाँ पर है ये स्थान? ये पश्चिमी घाट, केरल कर्नाटक का किनारा, उत्तर पूर्व भारत, असम मेघालय की पहाड़ियाँ और अंडमान निकोबार द्वीपों में पाए जाते हैं। प्रमुख पेड़ यहाँ के महोगनी, एबोनी जिसे आबनुस कहते हैं, रोजवुड, रबर और सिनकोना जिससे मलेरिया की दवा कुनैन बनती है। इन जंगलों के पेड़ एक साथ अपने पत्ते नहीं गिराते, इसलिए ये हमेशा हरे भरे यानी कि सदाबहार दिखते हैं। इनकी लकड़ी इतनी ज़्यादा सख्त होती है कि इन्हें काटना और इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। 16 वन की बात करें तो दक्षिण भारत की नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों पर ऊंचाई वाले ठंडे इलाकों में जो खास तरह के हरे भरे जंगल पाए जाते हैं उन्हें वहाँ के लोग 16 वन कहते हैं। बात करेंगे पर्णपाती और मानसूनी जंगल की। ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हुए जंगल हैं। गर्मियों में जब पानी की कमी होती है तो ये पेड़ खुद को सूखने से बचाने के लिए 6 से 8 हफ्तों के लिए अपनी सारी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले वन भी कहते हैं। आर्द्र या नमी वाले पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश वाले ये हिमालय के नीचे तराई इलाके और ओडिशा, झारखंड में मिलते हैं। प्रमुख पेड़ों की बात करें तो टीक यानी कि सागौन जो फर्नीचर के लिए बेस्ट है, साल, शीशम, महुआ, आंवला और चंदन कर्नाटक के जंगलों में। शुष्क सूखे पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले ये कम बारिश वाले इलाकों में जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मिलते हैं। प्रमुख पेड़ की बात करें तो तेंदू जिसके पत्तों से बीड़ी बनती है, तेंदू पत्ता जिसको कहते हैं। पलास यह यूपी का राज्य पुष्प है, इसके लाल फूलों के कारण इसे जंगल की आग भी कहते हैं। बेल और खैर जिससे पान का कत्था बनता है। कटीले जंगल और झाड़ियाँ, वर्षा ये उन सूखे रेगिस्तानी इलाकों में होते हैं जहां साल भर में 70 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। कहां पर ये है? राजस्थान में है, गुजरात के कच्छ में है, पंजाब में, हरियाणा में और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के बीच वाले सूखे इलाकों में। पेड़ और उनकी खूबियां, बबूल, बेर, खजूर, नीम, कैक्टस यानी कि नागफनी और खेजड़ी जो राजस्थान का बहुत पवित्र पेड़ है। इन पेड़ों ने खुद को सूखे माहौल में ढाल लिया है। पानी की तलाश में इनकी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक जाती हैं और धूप से पानी उड़ने से बचाने के लिए इनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं। पहाड़ों के जंगल की बात करें तो जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊपर की ओर जाते हैं तापमान, गर्मी कम होने लगता है। इसी वजह से नीचे से लेकर ऊपर चोटी तक पेड़ों की किस्में बदलती जाती हैं। 1000 से 2000 मीटर ऊंचाई पर यहाँ चौड़े पत्तों वाले ओक जिसे उत्तराखंड में बांज कहते हैं और चेस्टनट के पेड़ मिलते हैं। 1500 से 3000 मीटर ऊंचाई पर यहाँ बर्फ गिरती है, इसलिए पेड़ बर्फ को फिसलने देने के लिए शंकु के आकार के होते हैं। प्रमुख पेड़ यहाँ पर चीड़ है, देवदार है जिसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और फर है। देवदार सबसे ज़्यादा कश्मीर और हिमाचल में मिलता है। 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई पर यहाँ पेड़ बड़े पेड़ नहीं है बल्कि घास के मैदान और कुछ छोटे पेड़ मिलते हैं जैसे वर्च। भोजपत्र जिसकी सफ़ेद छाल पर पुराने ज़माने में ऋषि मुनि ग्रंथ लिखते थे। पहाड़ियों के लोग गर्मियों में अपनी भेड़ बकरियों को इन्हीं घास के मैदानों में चराते हैं। 4800 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर यहाँ जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है। यहाँ कोई पेड़ नहीं उगता है, बस पत्थरों पर थोड़ी बहुत काई दिखाई देती है। मैंग्रोव जंगल या दलदली वन, ये कहाँ उगते हैं? ये समुद्र के किनारे उस दलदली जमीन पर उगते हैं जहाँ नदियों का मीठा पानी और समुद्र का खारा पानी आकर मिलता है यानी कि डेल्टा में। इन पेड़ों में खारे पानी में जिंदा रहने की जादुई ताकत होती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर बना दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है।
यहाँ सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इन्हीं के नाम पर इसका नाम सुंदरबन पड़ा है। मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर भी यहीं मिलते हैं। मैंग्रोव की अद्भुत खूबियाँ, दलदल की मिट्टी में हवा नहीं होती है, इसलिए इन पेड़ों को की जड़ें ज़मीन से बाहर ऊपर की तरफ निकल आती हैं ताकि वे हवा से सांस ले सकें। इन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं। समुद्र से आने वाले भयंकर तूफानों और सुनामी के लहरों को ये पेड़ अपने ऊपर झेल लेते हैं और ज़मीन को बचाते हैं, इसलिए इन्हें तटीय रक्षक भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जंगल पश्चिम बंगाल लगभग 42% में है। उसके बाद गुजरात लगभग 23% और अंडमान निकोबार लगभग 12% का नंबर आता है। भारत की प्रमुख झीलों की बात करें तो झीलों का निर्माण कैसे हुआ। जमीन खिसकने या भूकंप से बनी झीलें। जमीन के अंदर हलचल होने से जब कोई गड्ढा बन जाता है तो उसमें पानी भर जाता है। वूलर झील, जम्मू कश्मीर, ये भारत की सबसे बड़ी मीठे यानी कि ताजे पानी की झील है। झेलम नदी इस झील से होकर गुजरती है। लैगून या अनूप झीलें, जिसको कोस्टल लेक्स कहते हैं, जब समुद्र के किनारे की बालू या मिट्टी समुद्र के पानी को चारों तरफ से घेर कर एक झील बना देती है तो उसे लैगून कहते हैं। इसका पानी समुद्र की तरह खारा होता है। उदाहरण के लिए चिल्का झील है ओडिशा में। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। यहाँ पक्षियों का बहुत बड़ा जमावड़ा लगाता है। वेम्बनाड झील ये केरल में है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, 96 किलोमीटर लंबी है। केरल में लोग अपनी नावों की मशहूर रेस इसी झील में करते हैं। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित एक खारी झील है। भारत जहां से अपने रॉकेट अंतरिक्ष में भेजता है, श्रीहरिकोटा, वह द्वीप इसी झील के पास में है। उल्कापिंड गिरने से बनी झील, जब अंतरिक्ष से कोई बड़ा पत्थर उल्कापिंड बहुत तेज स्पीड से धरती पर गिरता है तो जो गोल गड्ढा बनता है उसमें पानी भरने से ऐसी झील बनती है। लोनार झील महाराष्ट्र, बुलढाणा जिले में स्थित यह झील हजारों साल पहले उल्कापिंड गिरने से बनी थी। कुछ समय पहले एक खास तरह के बैक्टीरिया के कारण इसका पानी रातों रात गुलाबी हो गया था, जिससे यह दुनिया भर में चर्चा में आ गई थी, फिर कई बार परीक्षाओं में पूछी गई। हवा द्वारा रेगिस्तान में बनी झीलें, जब तेज हवा रेगिस्तान की रेत को उड़ाकर गड्ढा बना देती है और उसमें नमकीन पानी भर जाता है। सांबर झील राजस्थान, यह जमीन के बीचों बीच मौजूद भारत की सबसे ज़्यादा खारी, सबसे नमकीन झील है। भारत का बहुत सारा खाने वाला नमक यहीं से तैयार किया जाता है। बर्फ ग्लेशियर के पिघलने से बनी झील, पहाड़ों पर जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो ऐसी झीलें बनती हैं। उत्तराखंड की लगभग सभी ताल वाली झीलें, नैनीताल, भीमताल ऐसी ही हैं। रूपकुंड झील उत्तराखंड, इस झील के किनारे पुराने जमाने के सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले थे, इसलिए इसे रहस्यमयी झील या कंकाल झील भी कहा जाता है। चोलामू झील सिक्किम, यह 5330 मीटर की ऊंचाई पर है और भारत की सबसे ऊंची जगह पर मौजूद झील है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण झीलों में बात करें तो कोलेरू झील है, यह आंध्र प्रदेश में है। यह मीठे पानी की झील है जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टा के एकदम बीच में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है। इसी झील में पानी पर तैरता हुआ दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क है केयुबुल लामजाओ, अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था। पैंगोंग तोसो लद्दाख, बहुत ऊंचाई पर स्थित यह खारे पानी की झील है। इसी झील के पानी के बीच से होकर भारत और चीन का बॉर्डर एलएसी गुजरता है। 3 इडियट्स फिल्म की शूटिंग भी यहीं पर हुई थी। इंसानों द्वारा बनाई गई कृत्रिम झीलों की बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रिहंद बांध के पीछे जमा किया गया पानी है। यह आकार और पानी की मात्रा में भारत की सबसे बड़ी इंसानों द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम झील है। ढेबर झील जयसमंद राजस्थान, उदयपुर में राजाओं के समय बनाई गई बहुत पुरानी और बड़ी झील है। हुसैन सागर, यह झील दिल के आकार की है, ठीक है, और झील जो हैदराबाद और सिकंदराबाद शहरों को अलग करती है। इसके बीच में भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी और एक ही पत्थर से बनी मूर्ति लगी है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण वन लाइनर्स की जो आपके ज्योग्राफी सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। बैरन द्वीप, यह अंडमान सागर में है। पूरे दक्षिण एशिया और भारत में यह इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जो आज भी सक्रिय है, यानी कभी भी फट सकता है। वहीं अंडमान का नारकोंडम ज्वालामुखी अब शांत सोया हुआ हो चुका है।
कर्क रेखा की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भारत के नक्शे के एकदम बीचों बीच से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है। ये 8 राज्यों को पार करती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड की राजधानी रांची शहर इसके एकदम ऊपर बसा है। भारत की मानक समय रेखा की अगर बात करें तो ये IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो लाइन है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। पूरे भारत में घड़ियां जिस रेखा के आधार पर सेट की जाती हैं वह रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मिर्जापुर, नैनी के पास से गुजरती है। हमारा समय दुनिया के मुख्य समय यानी कि लंदन की GMT टाइम से 5.5 घंटा आगे है। यह रेखा 5 राज्यों यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर नीचे आती है। एक खास जंक्शन भारत के बीच से काटने वाली कर्क रेखा और समय बताने वाली मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में क्रॉस पर काटती हैं। भारत के 4 कोने, सबसे उत्तरी कोना इंदिरा कोल है जो लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में है। सबसे दक्षिणी कोना इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट है। यह जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र में निकोबार द्वीप पर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। 2004 की सुनामी में यह पानी में डूब गया था। मुख्य जमीन का दक्षिणी कोना कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। सबसे पूर्वी कोना किबुथु अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी कोना गुहार मोती गुजरात के कच्छ में है। अगर बॉर्डर के नाम की बात करें तो डूरंड रेखा 1896 भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी। आजकल यह ज़्यादातर पाकिस्तान और अफगान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है ये 1914 में खींची गई। अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा आज़ादी के समय अंग्रेज अधिकारी सिरिल रेडक्लिफ ने भारत और पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के बीच में खींची थी। जीरो लाइन की बात करें तो भारत के त्रिपुरा राज्य और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर की जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे लंबी और छोटी सीमा भारत सबसे लंबी सीमा जमीनी सीमा बांग्लादेश लगभग 4096 किलोमीटर के साथ साझा करता है और सबसे छोटी सीमा सिर्फ 106 किलोमीटर उत्तर में अफगानिस्तान के साथ लगती है, लेकिन वो पाक अधिकृत है। सिक्किम का अनोखा बॉर्डर सिक्किम भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जो 3 अलग अलग देशों नेपाल, भूटान और चीन को छूता है, लेकिन भारत के सिर्फ एक राज्य पश्चिम बंगाल से जुड़ा है। मेघालय भी सिर्फ एक राज्य असम से जुड़ा हुआ है। दक्कन ट्रैप की बात करें तो महाराष्ट्र और उसके आसपास का जो पठार है वह करोड़ों साल पहले जमीन से लावे की शांति से बाहर निकलने और जमने से बना है। इसी लावे के घिसने से यहाँ की काली मिट्टी बन गई है। धारवाड़ की चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ इलाके में पाई जाने वाली ये चट्टानें भारत के लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं। इनमें लोहा है, सोना है, जैसे KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स और तांबे जैसी महंगी धातुएं कूट कूट कर भरी हैं। गोंडवाना की चट्टानों की बात करें तो पुराने जमाने के घने जंगल जमीन में दबने से कोयला बन गए। भारत का लगभग 98% कोयला इन्हीं गोंडवाना समय की चट्टानों दामोदर और महानदी घाटी से निकाला जाता है। बिंद की चट्टानें ये चट्टानें लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के लिए मशहूर हैं। दिल्ली का लाल किला, ऐतिहासिक सांची स्तूप इन्हीं पत्थरों से बने हैं। भारत के मशहूर हीरे पन्ना और गोलकुंडा की खदानें से भी इन्हीं चट्टानों से मिले हैं। भाबर क्या है? पहाड़ों से नीचे उतरते ही जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों का एक ढेर सा बन जाता है। पहाड़ों की नदियां इन पत्थरों के नीचे छिपकर बहने लगती हैं और गायब हो जाती हैं। पत्थरों वाले इस इलाके को भाबर कहते हैं जहां खेती नहीं हो पाती है। तराई क्या है? भाबर के बाद जब ये नदियां गायब नदियां वापस जमीन पर आती हैं तो वहां की मिट्टी दलदली हो जाती है। इसे तराई कहते हैं। पहले यहाँ घने जंगल थे, अब इन्हें साफ करके गन्ना और चावल खूब उगाया जाता है। बांगर क्या है? नदियों से थोड़ी दूर की वह जमीन जहां अब नदियों की बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। यह पुरानी मिट्टी है और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। खादर क्या है? नदियों के एकदम पास की जमीन जहां नदी हर साल अपने बाढ़ का पानी नई और ताज़ा मिट्टी बिछा देती है। यह खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। रेह या कल्लर, जब किसान खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी भर देते हैं नहरों से तो गर्मी में पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन ज़मीन के अंदर का नमक ऊपर आकर ज़मीन को सफ़ेद कर देता है। इसी सफ़ेद नमकीन परत को रेह कहते हैं।
लेटेराइट मिट्टी, ये मिट्टी उन जगहों पर बनती है जहां बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और भारी बारिश के बाद सूखा मौसम आता है। भारी बारिश के कारण मिट्टी के उपजाऊ तत्व पानी के साथ बहकर जमीन के नीचे चले जाते हैं। इस प्रक्रिया को निच्छालन या लीचिंग कहते हैं। ऊपर सिर्फ लोहा बचता है जिससे इसका रंग ईंट की तरह लाल हो जाता है। ये मिट्टी चाय, कॉफ़ी, काजू और ईंट बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई यह मिट्टी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा 43% हिस्से पर फैली है। इसमें पोटास तो होता है लेकिन नाइट्रोजन और ह्यूमस प्राकृतिक खाद की कमी होती है। इसलिए भारतीय किसान खेतों में सफ़ेद रंग की यूरिया खाद नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डालते हैं। काली मिट्टी, इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह पानी को बहुत देर तक सोख कर रख सकती है। जब यह सूखती है तो इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, जैसे किसी ने खेत को जोत दिया हो। यह कपास की खेती के लिए जादू की तरह काम करती है। भारत का मानसून, मानसून शब्द का मतलब है हवाओं का मौसम के हिसाब से अपनी दिशा पूरी तरह से बदल देना। गर्मियों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ चलती है और बारिश लाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून, भारत की लगभग 80% बारिश इसी मानसून से होती है। ये हवाएं सबसे पहले 1 जून के आसपास केरल के तट से टकराती हैं, जिसे मानसून का अचानक फटना कहते हैं। अल नीनो, ये दक्षिण अमेरिका पेरू के पास प्रशांत महासागर में पानी के अचानक गर्म हो जाने की घटना है। जब भी अल नीनो आता है तो भारत के मानसून का रास्ता बिगाड़ देता है और भारत में बारिश कम होती है, यानी कि सूखा पड़ता है। इस वर्ष अल नीनो एक्टिवेट हुआ है। ला नीना क्या है? यह अल नीनो का उल्टा है, समुद्र का पानी ठंडा हो जाना। इसके आने से भारत का मानसून बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और खूब ज़बरदस्त बारिश, कभी कभी बाढ़ भी आती है। पश्चिमी विक्षोभ, सर्दियों में उत्तर भारत, पंजाब, यूपी, दिल्ली में जो बारिश होती है वह मानसून से नहीं होती है। वह बहुत दूर भूमध्य सागर से उठने वाले बादलों से होती है, जिन्हें हवाएं उड़ाकर यहाँ लाती हैं। यह सर्दियों की बारिश गेहूं की फसल के लिए अमृत सोने की बूंदें मानी जाती हैं। मानसून से ठीक पहले की बारिश अप्रैल मई में आम्र वर्षा कहते हैं। दक्षिण भारत में होने वाली यह बारिश आमों के लिए मददगार होती है, इसलिए इसे आम्र वर्षा कहते हैं, क्योंकि इसके आने से आम जल्दी पकते हैं। चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी वर्षा, कर्नाटक में यह बारिश काफ़ी के फूलों को खिलाने का काम करती है। काल बैसाखी, पश्चिम बंगाल और असम में शाम को चलने वाले ये भयंकर तूफान है। असम में इन्हें बारदोली छिड़ा कहते हैं, जो चाय की खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। लू, गर्मियों में उत्तर भारत चलने वाली बहुत गर्म और सूखी हवाएं हैं। बात करते हैं खंबात की खाड़ी गुजरात की। यहाँ समुद्र का आकार आगे से सकरा है, जिससे समुद्र की लहरें बहुत ऊंची उठती हैं। इसलिए यहाँ पानी की लहरों से बिजली बनाने की ज़्यादा संभावना है, जिसको ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। सर क्रीक, यह गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के बीच मौजूद समुद्र का एक दलदली नाला है। यहाँ बहुत सारी मछलियाँ और तेल होने की उम्मीद है, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच इस जगह को लेकर विवाद रहता है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट, ये भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में पानी के जहाज़ों के गुजरने के लिए एक छोटा रास्ता नहर बनाने का प्लान था, लेकिन इसके लिए भगवान राम द्वारा बनाए गए राम सेतु एडम ब्रिज को काटना पड़ता, इसलिए ये विवादों में रहा। बात करते हैं भारत के मशहूर झरने। कुंचिकल झरना, ये कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा झरना है। ये सीधा नहीं गिरता बल्कि सीढ़ियों की तरह गिरता है। जोग या गरसोप्पा झरना, यह भी कर्नाटक में है और भारत का सबसे ऊंचा सीधा नीचे गिरने वाला झरना है। चित्रकूट झरना, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। ये बहुत चौड़ा है और घोड़े की नाल जैसा दिखता है, इसलिए इसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार झारखंड, इस पठारी जमीन के नीचे कोयला, लोहा और बॉक्साइट जैसे खनिज इतने ज़्यादा भरे हुए हैं कि इसकी तुलना जर्मनी के बहुत अमीर रूर इलाके से की जाती है, इसलिए इसे भारत का रूर भी कहते हैं। किसको? छोटा नागपुर का पठार झारखंड में जो स्थित है। कच्छ का रण, गुजरात में मौजूद यह जगह एक अनोखा रेगिस्तान है, क्योंकि यह बालू का नहीं बल्कि सफ़ेद नमक का दलदली मरुस्थल है। दुनिया में सिर्फ यहीं पर भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, भारत के नक्शे के नीचे का बी त्रिभुज आकार का पूरा हिस्सा प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, सबसे मजबूत हिस्सा है। करोड़ों साल पहले जमीन के इस टुकड़े को
गोंडवाना लैंड कहा जाता था, ये उसी का एक टुकड़ा है। मेघालय का पठार, भले ही मेघालय हिमालय के पास है, लेकिन जमीन के बनावट के हिसाब से यह दक्षिण भारत के पठार का ही एक टूटा हुआ हिस्सा है। यह बीच की जमीन धंसने, जिसे मालपा गैप कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं, के कारण मुख्य भारत से अलग सा दिखता है। दंडकारण्य का पठार, रामायण के दंडक वन के नाम पर यह जगह छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में फैली है, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में। भारत में टिन नाम की धातु सिर्फ इसी जंगली और उबड़ खाबड़ इलाके से निकलती है। बात कर लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप की। बंगाल की खाड़ी में मौजूद ये 500 से ज़्यादा द्वीप असल में हिमालय पहाड़ के ही समुद्र में डूबे हुए हिस्से हैं, जिनकी सिर्फ चोटियां बाहर दिखाई देती हैं। म्यांमार में इस पहाड़ को अराकान योमा कहते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम सैडल पिक है, जहाँ जारबा और सेंटिनली जैसे बहुत ही पुराने और खतरनाक आदिवासी रहते हैं, जो आज भी बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। लक्षद्वीप समूह ये अरब सागर में है और भारत का सबसे छोटा राज्य यूटी है। सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये पहाड़ों से नहीं बल्कि समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के कंकालों, मूंगा या कोरल रीफ के हजारों साल तक जमने से बना है। यहाँ के ज़्यादातर लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, लेकिन इसके सबसे नीचे वाले मिनिकॉय द्वीप पर मालदीव देश की भाषा महल बोली जाती है। न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन के पास समुद्र से अचानक एक नया छोटा सा द्वीप उभर आया था। भारत और बांग्लादेश दोनों इस पर अपना हक जता रहे थे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का पानी बढ़ा और 2010 में यह द्वीप वापस डूबकर खत्म हो गया। कच्चा त्यूबी द्वीप विवाद, यह भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक छोटा सा वीरान टापू है। 1974 में भारत ने एक समझौते के तहत इसे श्रीलंका को दे दिया था, लेकिन भारतीय मछुआरों के वहां मछली पकड़ने जाने पर अक्सर विवाद होता रहता है। गहीर माता समुद्री अभयारण्य, यह ओडिशा में समुद्र के किनारे का वह हिस्सा है जहां हर साल लाखों की संख्या में ओलिव रिडले प्रजाति के कछुए एक साथ रेत पर अंडे देने के लिए आते हैं। इस अनोखी घटना को आरिडवाडा कहा जाता है। पानी के हाईवे, जैसे सड़क के हाईवे होते हैं वैसे ही नदियों में जहाज चलाने के लिए सरकार ने जलमार्ग बनाए हैं। एक है NW1 प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर, और यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। दूसरा है NW2 असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर। काले पानी की सजा, अंग्रेजों के ज़माने में पोर्ट ब्लेयर अंडमान द्वीप पर एक भयानक जेल बनाई गई थी जिसे सेलुलर जेल कहते थे। इसी जेल की सज़ा को लोग खौफ से काला पानी कहते थे, क्योंकि यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वीर सावरकर जैसे महान लोगों ने यहीं पर आज़ादी की सज़ा काटी थी। तो आज का ये ज्योग्राफी का कंटेंट आपका कंप्लीट होता है, जिसमें आपने तकरीबन 500 से अधिक फैक्ट्स देखे हैं। बहुत अच्छा कंटेंट था और बहुत डीप जाकर आज आपका कंटेंट था। जैसा कि आयोग का नया पैटर्न है, प्रश्न कहीं से भी आ रहे हैं तो आप कुछ छोड़ नहीं सकते, अब सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। उसी के मद्देनज़र ये आज की क्लास थी, जिसमें आपने पूरे भारत का जो भौतिक भूगोल है उसको कंप्लीट किया है। पहाड़ों को देखा है, नदियों को देखा है, झरनों को देखा है, झीलों को देखा है, दर्रों को देखा है, समुद्री किनारों को देखा है, द्वीपों को देखा है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट करने से पहले वीडियो को हाइप ज़रूर किया करें, क्योंकि आप जब हाइप करते हैं तो वीडियो को थोड़ा फ़ायदा मिलता है, यूट्यूब उसे अच्छा मानता है। तो थोड़ा हाइप भी कर दिया करें, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और रही बात आज के इस वीडियो की PDF की, तो लोअर PCS बैच में, इलाहाबाद हाईकोर्ट बैच में ये PDF उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा PET 2026 के बैच में भी ये PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आप निरंतर तैयारी करते रहना चाहते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप मैसेज करिए और हमारे साथ जुड़िए। बहुत ही अच्छे नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, बहुत सारी PDFs आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके द्वारा आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे। PYQs होंगे, MCQs होंगे, वन लाइनर्स होंगे और बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। प्रिंटेबल थ्योरी नोट्स भी होंगे। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।